आज पढ़ेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि जीएसटी किस पे लगता है। तो जीएसटी लगता है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यही पढ़े थे। तो क्या था वर्ड वहाँ पे, क्या था, सप्लाई था। तो सप्लाई इसलिए वर्ड यूज हुआ है क्योंकि सप्लाई इज ब्रॉडर टर्म देन सेल। सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर। ये पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखें वो पहले, सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर पढ़िएगा। अभी सप्लाई सप्लाई जानना इंपॉर्टेंट है। द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन टर्म ऑफ सेक्शन 7 कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग पैरामीटर। तो सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दो वर्ड है, कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये अगर हो गया तो मुझे ये, तो मैं बोलूँगा सप्लाई हो गया। ठीक है। तो सप्लाई होने के लिए क्या चाहिए, जो भी गुड्स बेचा जा रहा है इसके बदले में पैसा आना चाहिए। पैसा आने को ही बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न ये मनी भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। दूसरा क्या होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कुछ भी मैं अगर खरीदूं तो बिजनेस के यूज़ के लिए मैं खरीद रहा हूं, तो ही सप्लाई के अंडर में आएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ फर्दर बेचने के लिए तो सप्लाई के अंदर आएगा। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ फॉर पर्सनल पर्पस के लिए तो फिर वो सप्लाई के अंडर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड कंडीशन जो है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो मीट नहीं करता है। ठीक है। अब सप्लाई इंक्लूड्स क्या है देख लेते हैं एक बार। सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये पढ़ लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में। दूसरा क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूबल कंसिडरेशन। सेक्शन है 7 सबसेक्शन 1AA के अंदर कवर। इसका अंदर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, अपना मेंबर को कुछ भी सेल आउट किया है, कुछ भी सेल आउट किया है, कुछ भी दिया है, वो भी किस में, कंसेशनल प्राइस में, तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। थर्ड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको भी सप्लाई माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। यहाँ पे अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मैं ले रहा हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। बिजनेस यूज़ के लिए फिर भी सप्लाई माना जाएगा। तो एक्सेप्शन हो गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीट नहीं कर रहा है फिर भी सप्लाई अपने बोलेंगे। थर्ड देखते हैं, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में जो कवर होते हैं वो विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, मतलब ये कंडीशन मीट नहीं करेगा फिर भी सप्लाई माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही केस में कुछ ना कुछ कंडीशन मीट नहीं कर रहा है फिर भी सप्लाई अपने बोल रहे हैं। उसके बाद एक्सक्लूड में है, कुछ है एक्सक्लूड, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। इसका लिस्ट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में किसको सप्लाई नहीं माना जाता है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब शेड्यूल 2 में दिया हुआ है कि किसको मैं गुड्स का सप्लाई मानूं और किसको सर्विसेज का सप्लाई मानूं, तो डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सप्लाई मैंने बोला था कि सप्लाई के अंदर में सेल आएगा, बार्टर भी आएंगे, ट्रांसफ़र भी आएंगे, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, सारा कुछ आएंगे। ठीक है। थर्ड मैंने बताया था इम्पोर्टेशन सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये भी पढ़ लिए थे। क्या था, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रूल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। तो मैंने बता दिया था अगर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं चेक करना है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी होगा फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया डिफिनेशन का। एग्जाम्पल, रमैया ए प्रोप्राइटर हैज़ रिसीव्ड एन आर्किटेक्ट सर्विस for his personal residence from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of services by Ramaiah is supplied under Section 71A, though it is not in course or furtherance of business. अभी पर्सनल रेसिडेंस के लिए लिया था, पर्सनल रेसिडेंस के लिए लिया था तो पर्सनल यूज़, तो मैंने क्या बताया था, पर्सनल यूज़ सप्लाई नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सर्विसेज लेते हैं तो पर्सनल यूज़ हो या फिर बिजनेस यूज़ हो, दोनों ही केस में अब क्या मान लिया जाएगा, सर्विसेज मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सप्लाई माना जाएगा, इसको सप्लाई बोलेंगे क्योंकि ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का केस है। ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये रमैया हो गया। तो मैंने बताया था शेड्यूल इंक्लूड्स, उसके बाद सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 में कवर था जो मैं बोला कि बाद में बताता हूँ। शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन भी रहेगा फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा, उसे डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। तो एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 1 का पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, आप फिर किसी भी चीज़ को डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंसिडरेशन आप कुछ भी चार्ज नहीं किए हो, लेकिन इसका जो भी परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डिस्पोजल कर रहे हैं उसका अर्लियर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए थे, इस केस में डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसे सप्लाई के अंडर में कवर किया जाएगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ऑलरेडी क्लेम किए उसे रिवर्सल करना पड़ सकता है आपको। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना फ्रेंड को एक अपना लैपटॉप दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंसिडरेशन मिसिंग, है। दिस विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड बाय ध्रुव वन सच लैपटॉप। अगर लैपटॉप खरीदते वक्त ध्रुव इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, तो अब जब इस फ्रेंड को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और ध्रुव को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in the course or furtherance of business, provided that gift not exceeding 50,000 rupees in a value in financial year by an employer to an employee shall not be treated as a supply of goods or services or both। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है और कोई गिफ्ट दे रहा है तो 50,000 तक का वैल्यू को में जीएसटी के अंडर कवर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा का होता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिलेटेड पर्सन से हो रहा है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से हो रहा है, तो इस केस में सप्लाई माना जाएगा। ये अगर विदाउट कंसिडरेशन हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा। इसका भी एग्जांपल पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ, जैसे मान लीजिए रजिस्टर लखनऊ फैक्ट्री, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, रजिस्टर दिल्ली शोरूम में। तो कोई लखनऊ से दिल्ली शोरूम में क्या कर रहा है, स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है मतलब सेम ही कंपनी है, तो पैसा तो चल लिया नहीं जाएगा। अगर मेरा ही कंपनी है, दोनों दिल्ली में भी मेरा ही है और मेरा एक फैक्ट्री लखनऊ में, मैं अपना शोरूम में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्टॉक, तो इसमें तो कंसिडरेशन मिसिंग है। लेकिन इस ट्रांसफ़र को डीम्ड डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी बिल मुझे करके यहाँ पे भेजना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो सामान जाएगा वो जीएसटी बिल के साथ जाएगा, ठीक है। दूसरा है लखनऊ फैक्ट्री स्टॉक ट्रांसफ़र नॉट अ सप्लाई, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। कब, कानपुर शोरूम, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन यूपी। अब ये मान लीजिए सेम स्टेट में है दोनों और मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लेके रखा हूँ, अब मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करता हूँ विथ इन द स्टेट, ठीक है, जहाँ पे मेरा सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी का, तो इस केस में जीएसटी नॉट अ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। नॉट अ सप्लाई हो गया तो जीएसटी बिल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और वेस्ट बंगाल से ही मेरा वेस्ट बंगाल में दूसरा ब्रांच है, तो मैं जब स्टॉक ट्रांसफ़र करता हूँ तो इस केस में जीएसटी नहीं है। कौन सा केस में जीएसटी है, अगर मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेरा एक और ब्रांच झारखंड में है, वहाँ मेरा सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, तब मुझे जीएसटी बिल करके भेजना पड़ेगा, उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। नोट फ्रॉम द अबव, इफ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन टेकन इन सेम स्टेट देन द अबव स्टॉक ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। अभी यहाँ देखिए ये लखनऊ और कानपुर यूपी में ही है, तो अगर ये दोनों ही अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके रखेंगे तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, और अगर ये दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। ये 50,000 वाला मैंने बता दिया है। अब लास्ट यहाँ पे कौन सा है देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू इस एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसे भी समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सप्लाई बाय प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल मान लीजिए कोई एजेंट है उसका, इसको सप्लाई किया गुड्स, ठीक है, सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एजेंट, जैसे मान लीजिए मेरा एक बेहला में ऑफिस है और एक विथ इन द स्टेट सेम, मान लीजिए खिदिरपुर, तो क्या हो गया, एक प्रिंसिपल सप्लायर है, एक एजेंट है, ठीक है, या फिर जॉब वर्कर भी बोल सकते हैं, जॉब वर्कर है। एग्जाम्पल मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, मैं जॉब वर्किंग के लिए एजेंट को दिया, ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या किया हूँ, सिर्फ सामान दिया हूँ, सेल नहीं किया हूँ, सामान दिया हूँ जॉब वर्किंग के लिए एजेंट को, जॉब वर्किंग के लिए। एग्जाम्पल मेरा अगर खिदुरपुर में, तो खिदुरपुर में मैं जॉब वर्किंग के लिए दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे एक बायर मिल गया यहाँ पे खिदिरपुर में ही,
खिदिरपुर में मुझे एक बायर मिल गया। तो मैं क्या किया, मैं क्या किया, एजेंट से जॉब वर्किंग के लिए दिया था। जॉब वर्किंग करने के बाद क्या होता, तो मेरा पास सामान आता, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से मैं पहला सामान मंगाऊँ, इससे अच्छा क्यों नहीं है मेरा बायर जो खिदिरपुर है, मैं सीधा एजेंट को बोल दूं कि एक काम करो, मेरा सामान तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, जॉब वर्किंग के लिए था, अगर काम फिनिश हो गया तो तुम डायरेक्टली बायर को सेंड कर दो। तो एजेंट क्या किया, डायरेक्टली बायर को सेंड कर दिया। तो इस केस में नॉर्मली क्या होता, मैं तो इसको सामान बेचा नहीं था, जॉब वर्किंग के लिए दिया था, मैं सामान बेचा हूँ बायर को। तो इनवॉइसेस जो बनता प्रिंसिपल और बायर के बीच में बनता। लेकिन अगर बाय मिस्टेक एजेंट जब इसको सामान दिया, तो एजेंट ने अपना इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। तो अब सेल किनके बीच में हो गया, एजेंट और बायर के बीच में। तो जो मैं पहले सामान इसको दिया था प्रिंसिपल और एजेंट को, जो क्या था, विदाउट कंसिडरेशन था, क्योंकि वो सेल तो किया ही नहीं थे, सेल के लिए तो दिए ही नहीं थे, जॉब वर्किंग के लिए दिए थे, तो विदाउट कंसिडरेशन था। अगर एजेंट बिल बना के देता है बायर को और प्रिंसिपल पहले सप्लाई किया था विदाउट कंसिडरेशन, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई किया था एजेंट को, उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और इस पे जीएसटी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मैं सामान कुछ सप्लायर से प्रिंसिपल अगर परचेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एक काम करो सप्लायर तो मेरे एजेंट और फिर जॉब वर्किंग में सामान भेज दो स्टिचिंग के लिए, ठीक है। तो बिल इसके इसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बाय मिस्टेक एजेंट रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड रिसीव इनवॉइस इन हिज ओन नेम। इसको खुद इसके नाम पे इनवॉइस मिल गया, एजेंट के नाम पे। तो फिर जब इसके और इसके बीच में जब सामान दिया जाएगा, तो इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में मैं पढ़ा था कि क्या था, अगर विथ कंसिडरेशन है, तो इन कोर्स और ऑफ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, ये देखेंगे। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब पर्सनल यूज भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अगर कंसिडरेशन है तो समथिंग इन रिटर्न में पड़ा था। विदाउट कंसिडरेशन मतलब ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से मिला, तो इस केस में इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही देखते हैं, इसको सप्लाई माना जाएगा। अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन से फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं मिला है, पर्सनल यूज के लिए मिला, पर्सनल यूज, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अदर केस में नॉट अ सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, और रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, नॉट अ सप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे झुमरू एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। तो ये क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया। द हेड ऑफिस हैज रेंडर सच कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन है और रिलेटेड पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फर्दरेंस और बिजनेस के लिए लिया था, हाँ। Since Jhumru Associates and its head office are related person, services received by Jhumru Associate will qualify supply even though the head office has not charged anything from it. हेड ऑफिस कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया, फिर भी ये सप्लाई माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन में भी सप्लाई माना जा रहा है। कंडीशन यहाँ पे ये था फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और रिलेटेड पर्सन से फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहेगा तो सप्लाई होगा, तो पहला वाला केस में सप्लाई होगा। दूसरा एग्जाम्पल, कोई चकमक ए प्रोप्राइटर रजिस्टर इन दिल्ली हैज सॉट
आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस, तो इसका सन से कोई आर्किटेक्ट सर्विसेज लिया है विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। नया घर के लिए लिया, अभी कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लिया, अपना पर्सनल यूज। तो मैंने क्या बताया था, अगर पर्सनल यूज के लिए है तो सप्लाई तो नहीं होगा। विदाउट कंसिडरेशन पर्सनल यूज नॉट ए सप्लाई। आगे पढ़ते हैं क्या दिया इसका आंसर। ऑल दो सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय चकमक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन, सन हो गया इसका रिलेटेड पर्सन, it will not qualify supply since the same has not been received in the course or furtherance of business। यहाँ पे क्या कंडीशन मीट नहीं किया, कंसिडरेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये मीट नहीं किया तो नॉट ए सप्लाई हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या सप्लाई माना जाएगा, तो सप्लाई का डिफिनेशन क्या है, सप्लाई का डिफिनेशन है कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो क्वालिफाई करता है, कंसिडरेशन मिसिंग है यहाँ पे, तो नॉट अ सप्लाई। तो क्या हो जाएगा, नॉट अ सप्लाई। दूसरा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। हम लोग जब भी सामान खरीदते हैं एक के साथ एक फ्री रहता है, तो क्या एक जो फ्री रहता है उस पर जीएसटी है, तो आंसर इज यस। क्योंकि एक पे एक जो सामान फ्री रहता है, ये मान लेते हैं कि दोनों सामान का एक ही कॉस्ट है। ठीक है, फिर अलग इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो जो दोनों सामान है वो मिक्स्ड सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है। डिटेल में पढ़ेंगे मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। अब देखते हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 2। तो मैंने शेड्यूल 2 में पहले ही बताया था कि शेड्यूल 2 में एक बताया गया कि किसको गुड्स माने किसको सर्विसेज माने। तो स्टार्टिंग में ही मैं बताया था, दिखा दे रहा हूँ एक बार, जाइए चार्ट पे। शेड्यूल 2 देखिए, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 7(1) ये शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में आपको सिर्फ बताया है कि किसको गुड्स माने किसको सर्विसेज माने, उसी का क्लैरिफिकेशन है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो जहाँ पे गुड्स रहेगा वो उसे गुड्स भी मानेंगे, जैसे टाइटल इन गुड्स, गुड्स है, टाइटल इन गुड्स अंडर एनी एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर रेट, गुड्स हो गया। और जहाँ पे राइट टू यूज, लीज, टेनेंसी, ये सब सर्विसेज मान लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए राइट, राइट वर्ड है, ठीक है, तो ये सर्विसेज होगा। लीज टेनेंसी सर्विसेज है, लीज लेटिंग सर्विसेज है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सर्विसेज है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस, जहाँ पे गुड्स है तो गुड्स ही है। गुड्स हेल्ड और यूज्ड, तो यूज्ड वर्ड आ रहा है तो सर्विसेज हो गया। तो ऐसे करके आपको जहाँ पे भी रहेगा यूज्ड, किसी को गुड्स और सर्विसेज का बाइफर्केशन है, एक बार पढ़ लीजिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसे सर्विसेज माना गया है। फिर कंपोजिट सप्लाईज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फॉर एनी अदर आर्टिकल, ह्यूमन कंजम्पशन, एनी ड्रिंक, तो ये सब सर्विसेज माना गया है। उसके बाद क्या था, शेड्यूल 2 कवर हो गया। अब देखने हैं एक्सक्लूड, मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, कंडीशन मीट करेगा सप्लाई का, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नॉट अ सप्लाई बोलेंगे अंडर जीएसटी। तो शेड्यूल 3 में इसका लिस्ट दिया हुआ है, जहाँ पे सप्लाई का डिफिनेशन तो मीट करेगा लेकिन उसे नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, नेगेटिव लिस्ट, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो देख लेते हैं शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 फ्री सैंपल हो गया था, शेड्यूल 2 हो गया, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में जितना भी दिया गया है इस पे जीएसटी नहीं है। तो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू इस एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसमें देखिए सप्लाई का डिफिनेशन क्या था, कंसिडरेशन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो एम्प्लॉय इसके बदले में पैसा भी चार्ज कर रहा है तो कंसिडरेशन हो गया, और एम्प्लॉयर का बिजनेस इससे बढ़ रहा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो गया।
तो इसका मतलब क्या होगा, डिफिनेशन तो मीट हो जा रहा है। तो डिफिनेशन मीट होने से पे क्या इस पे जीएसटी चार्ज कर दिया जाए, तो फिर तो एम्प्लॉय के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा जीएसटी पेमेंट करने का। तो क्या हो जाएगा, इस पे जीएसटी तो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए इसे नेगेटिव लिस्ट में रख दिया गया है। दूसरा है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, अगर सर्विसेज कौन दे रहा है, कोई कोर्ट दे रहा है, कोई कोर्ट दे रहा है या इसका जज दे रहा है, सुप्रीम हो, कोई भी हो सकता है, जज हो। तो क्या जज का काम क्या करना है, ऑर्डर देना है। ठीक है, केस सुनना है। तो इसके बदले में ये लोग क्या फीस भी चार्ज करते हैं, कंसिडरेशन भी हो गया, और इनका बिजनेस भी यही है, इनका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी यही है, तो कंडीशन तो मीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, जज क्या जीएसटी का कंप्लायंसेस करेगा, जीएसटी का पेमेंट करेगा, तो आंसर इज नो। तो इसे नेगेटिव लिस्ट में रखना पड़ा। तीसरा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पंचायत। अब अब ये लोग क्या है, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कंसिडरेशन में मिल रहा है, लेकिन इनको जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी पर्सन है, चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, डायरेक्टर हो, इन सबको जो भी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किन्हीं को भी जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं सर्विसेज व फ्यूनरल बरियल। अब ये सब सर्विसेज दिया जा रहा है, तो इस पे भी जीएसटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी तो सर्विसेज और फ्यूनरल बेरियल ऐसा अगर कुछ है, तो इस पे भी जीएसटी नहीं है। अब क्या होता है, डेफिनेशन इसमें भी मिट कर जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी लेके गया दफनाने के लिए, तो दफनाने वाला उसके बदले में कुछ पैसा भी चार्ज करता है। ठीक है, और जो दफनाने वाला है उसका सर्विसेज क्या है, दफनाना। तो दफनाने के बदले वो 10,000 लिया। अगर वो बोले कि दफनाने का पैसा अलग से प्लस जीएसटी, तो कितना ही खराब लगेगा सुनने में। इसीलिए, और इस पे जीएसटी होना भी नहीं चाहिए, तो इसे नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। फिफ्थ है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं है, हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी है, अगर आप पोजीशन पहले ले लेते हैं तो। उसके बाद 6 नंबर है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब एक्शनेबल क्लेम पे तो जीएसटी नहीं है, जैसे हो गया प्रोमोजरी नोट, बियरर चेक, ये सब पे तो जीएसटी नहीं है। लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब इस पे जीएसटी है। तो अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अंदर में क्या आता है वो देख लेते हैं। तो अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, मतलब जितना भी है गेमिंग से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। तो बेटिंग, गैम्बलिंग, इस सब पे क्या है, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, सब पे जीएसटी है। ठीक है, इस पे जीएसटी है। उसके बाद 9 नंबर पढ़ते हैं एक्टिविटीज ऑफ अपोर्समेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर्स टू को इंश्योरर फॉर jointly supplied insurance service provided the lead insurer pays full GST on the total premium received from the insured। तो पढ़ने से तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री या फिर क्लाइंट इंश्योरेंस करवाना चाहता है, कितना का, 100 करोड़ का। कितना का, 100 करोड़ का। अब इंश्योरेंस प्रीमियम इसका फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 करोड़ आया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 करोड़ आया, तो इस 10 करोड़ को सर्विस देने के लिए दो इंश्योरर लगे, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी ए भी लगा, इंश्योरेंस कंपनी बी भी लगा। जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ए बोला मैं 70% कवरेज मैं दे दूंगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी बी बोला 30% कवरेज मैं दे दूंगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो 10 करोड़ मिल रहा है उसमें 70% इसको मिलेगा, 3 और 30% इसको मिलेगा बी को। ठीक है, तो जो मेजर होल्ड कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपनी ये, तो इसे बोला जाएगा लीड इंश्योरर।
ठीक है, इसे बोला जाएगा लीड इंश्योरर। अगर लीड इंश्योरर पेज जीएसटी ऑन एंटायर प्रीमियम दैट इज 10 करोड़, ये जो 10 करोड़ मिला को इंश्योरेंस में, अगर लीड इंश्योरर पूरा 10 करोड़ पे जीएसटी जमा कर देता है, जो यहाँ प्रीमियम मिलने वाला 10 करोड़, इस पे अगर लीड इंश्योरेंस फुल प्रीमियम जीएसटी जमा कर देता है, तो जो को इंश्योरर है, को इंश्योरेंस मतलब इसका मतलब कंपनी बी, नो जीएसटी ऑन शेयरिंग ऑफ प्रीमियम। तो जब ये 3 लाख इसे शेयर किया जाएगा 30%, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं है, यही यहाँ पे बोला गया है, यही यहाँ पे बोला हुआ है। फिर से पढ़ते हैं, एक्टिविटीज अपॉर्चमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to co-insurer for a jointly supplied insurance service provided the lead insurer pay full GST on total premium received from insured। provided क्या, लीड इंश्योरर पूरा जीएसटी का पेमेंट कर दे, तो जो शेयरिंग होगा लीड इंश्योरर और को इंश्योरर के बीच में, उस पे जीएसटी नहीं है, वो नेगेटिव लिस्ट में है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब 10 नंबर पढ़ते हैं, ये भी एग्जाम्शन में है। सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर विद सीडिंग कमीशन डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइडेड द री इंश्योरर पेज जीएसटी ऑन ग्रॉस प्रीमियम इंक्लूसिव ऑफ सच कमीशन। मतलब ये सीडिंग कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं सीडिंग इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कब नहीं है और कब है, एग्जाम्पल के थ्रू से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री या फिर क्लाइंट इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया कितना का, 150 करोड़ का, तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक है, किसको अप्रोच किया था, इंश्योरेंस कंपनी ए को अप्रोच किया था इसने। अब इंश्योरेंस कंपनी ए को लगता है कि 150 करोड़ का इंश्योरेंस मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, मतलब ये मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे कोई बड़ा इंश्योरेंस कंपनी चाहिए जिससे मैं ये पास आउट कर दूं। तो इसने क्या किया, एक दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लिया, इंश्योरेंस कंपनी बी, जो बिग इंश्योरेंस कंपनी है उसे पकड़ लिया। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे बिग इंश्योरेंस कंपनी बी। ठीक है, तो काम तो लिया था ए, लेकिन इसने क्या किया, पास ऑन कर दिया इंश्योरेंस कंपनी बी को। इसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्लाइंट से तो इसने 150 करोड़ का बात किया था कि प्रीमियम, लेकिन जब सामने वाले बी को दिया तो बोला मैं आपको 120 करोड़ दूंगा। यहाँ पे भी मार्जिन कमा लिया, 30 का प्रॉफिट तो ही देगा। ठीक है, अब ये 120 करोड़ का प्रीमियम कौन कमाएगा, बी कमाएगा। अब क्या होता है, इस 120 करोड़ का भी पैसा बी को बिना कुछ किए मिल रहा है, क्योंकि क्लाइंट तो कंपनी ए ने लाया था। ठीक है, जब भी कंपनी ए क्लाइंट लाके किसी और को देगा, तो इसके बदले में कुछ भी पैसा अगर कंपनी बी को मिल रहा है, तो इसके बीच में कमीशन भी चार्ज कर सकता है। आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि बी जो है बिना कुछ किए उसे 120 करोड़ का इंश्योरेंस तो मिल गया ना, वो भी ये ला के दिया है। तो ये बोला एक काम कीजिए, 120 करोड़ का मैं आपको दिया हूं क्लाइंट, तो इसका 10% मुझे ऐसे कमीशन दीजिए। तो उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस कमीशन और फिर सीडिंग कमीशन। तो इसका 10% बी ने ए को दिया। ठीक है, तो इसी सीडिंग कमीशन के ऊपर जीएसटी है या नहीं है, यही वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जीएसटी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बी वन होल प्रीमियम ऑफ 120 करोड़ दैट इज ग्रॉस, देन नो जीएसटी टू इंश्योरेंस कंपनी ए वन द सीडिंग कमीशन ऑफ 12 करोड़। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 120 करोड़ था, इसी का तो 10% पार्ट हुआ जो ये कमीशन डिडक्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए बी को 120 करोड़ मिला,
इस पे पूरा जीएसटी का पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, तो इस केस में जो यहाँ पे 12 करोड़ प्रीमियम ए को मिला है, उस पे नो जीएसटी, नो जीएसटी। समझ में आ गया? आंसर इज यस। अब तो आ गया होगा समझ में। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ जो वर्डिंग लिखा हुआ, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर विद सीडिंग कमीशन डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइडेड द री इंश्योरर पे जीएसटी ऑन ग्रॉस प्रीमियम इंक्लूसिव सच कमीशन। तो ये समझ में आ गया, यही वर्ड था और यही इसका एग्जाम्पल। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब सप्लाई तो पढ़ लिए, तो सप्लाई के ऊपर जीएसटी कब होगा ये पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है, फॉर सप्लाई अट्रैक्ट जीएसटी प्राइमली टू एडिशनल कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। देयर आर सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन एंड सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब टैक्सेबल पर्सन सप्लाई देगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, मतलब विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका दिमाग में ऐसे आ सकता है, दिमाग में ऐसे आपका चल सकता है, इज सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो ये सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो। आंसर यस। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग ए टैक्सेबल पर्सन इज ओनली वन सप्लायर, वेयर एज द रिसिपिएंट कैन आइदर बी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। समझ में आ गया? सप्लायर को देखेंगे टैक्सेबल है या नहीं। अगर सप्लायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है तो वो जीएसटी बिल बनाएगा। रिसिपिएंट जीएसटी बिल लेके रखे ना लेके रखे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट बताया था कि कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। तो कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट टू और मोर सप्लाई, जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम दिया जा रहा हो और वो क्या हो, नेचुरली बंडल्ड हो। मतलब बिजनेस में ऐसा देना कंपलसरी है या फिर ऐसा दिया जाता है बिजनेस में, इन कंजक्शन विद ईच अदर, और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। उसमें से क्या होगा, एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो टैक्स रेट किसका लें? तो बोलता है टैक्स रेट जीएसटी में आपको प्रिंसिपल सप्लाई का लेना है। जैसे चार्जर सप्लाई अलोंग विथ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन तो इसका मेन सप्लाई है। चार्जर तो चार्जर भी इसके साथ ही देना पड़ेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन का जो जीएसटी रेट है वो चार्ज होगा बिल में, जिसे बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड। तो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लगेगा। अब आ जाते हैं मिक्स्ड सप्लाई। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई फॉर अ सिंगल प्राइस। यहाँ पे भी सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा था, यहाँ पे भी सिंगल प्राइस है। इसमें मिक्स सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, ये नॉट अ नेचुरली बंडल्ड। यहाँ पे नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब जानबूझ के एक अट्रैक्टिव पैकेट बनाया गया है। जैसे मान लीजिए दिवाली का गिफ्ट वाउचर, तो दिवाली का गिफ्ट पैकेट जो बनता है उसमें बहुत सारा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीज़ें दिया जाता है। जैसे मान लीजिए चॉकलेट दे दिया गया, घड़ी दे दिया गया, टाई दे दिया गया। तो क्या नेचुरली बंडल है? नहीं, सेपरेटली मार्केट में मिल सकता है अलग अलग, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये पैकेट बनाया गया है। तो इस केस में क्या होता है, जिसका जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट होता है उस वही जीएसटी रेट इस पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो उस आइटम में जिस पे टैक्स रेट ज़्यादा है वो चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, अगर चॉकलेट में 5% है, कैंडीज में मान लीजिए 18% है, स्वीट्स में मान लीजिए 5% है। ठीक है, तो हाईएस्ट रेट क्या था, 18%। तो यहाँ पे जीएसटी 18% चार्ज होकर आएगा बिल में।
ठीक है।